हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने से पहला यहाँ पर ये जो बाइपोलर आपको जो टर्म जो दिखाई दे रहा है, ये बाइपोलर के दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है बाइपोलर डिवाइस और दूसरा होता है बाइपोलर स्विच। ये बाइपोलर डिवाइस और ये बाइपोलर स्विच दोनों का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। और यहाँ पर ये जो बाइपोलर हमने जो कंसिडर किया है, तो ये बाइपोलर डिवाइस है या फिर बाइपोलर स्विच है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बाइपोलर डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइपोलर डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें जो कंडक्शन है वो दोनों के वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से भी होगा और होल के वजह से भी होगा। डिवाइस जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के वजह से भी और होल के वजह से भी। तो ऐसे जो डिवाइस होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस। और सिमिलरली यूनिपोलर डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें जो करंट जो फ्लो करता है वो या तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो करेगा या तो सिर्फ और सिर्फ होल की वजह से फ़्लो करेगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे JFET के बारे में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बेसिकली यूनिपोलर डिवाइस होता है जिसमें जो करंट जो फ्लो करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो करता है। अगर आप P चैनल JFET कंसिडर करो तो बेसिकली होल्स की वजह से करंट का फ्लो होगा, और अगर आप N चैनल JFET कंसिडर करो तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बाइपोलर डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो बाइपोलर डिवाइस ऐसे डिवाइस होती है जिसमें जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये बाइपोलर स्विच का क्या मतलब होता है, ये बाइपोलर स्विच क्या होता है। तो बाइपोलर स्विच के बारे में आप इन डेप्थ डिस्कशन करोगे जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे। तो बाइपोलर स्विच बेसिकली जो डिवाइसेस होते हैं वो स्विच के तौर पर काम करते हैं। कैसा स्विच के तौर पर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका डायोड अगर ऑन स्टेट में, डायोड में से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो डायोड है वो ऑन स्विच के तौर पर काम कर रहा है। और डायोड में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो डायोड है वो कैसे एक्ट कर रहा है, जो डायोड है वो ऑफ स्विच के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोई डिवाइस जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक कर सकता हो और रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर सकता हो, तो ऐसे केस में जो डिवाइस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई डिवाइस को किसी डिवाइस को आप अगर स्विच के तौर पर अगर यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पावर इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ोगे कि जो पावर डायोड होता है, एक डायोड होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर डायोड, उसकी जो कंडक्टिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्विच के तौर पर। तो अगर आप कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप स्विच के तौर पर यूज़ कर रहे हो और आपका डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज और ये रिवर्स वोल्टेज दोनों को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है, तो ऐसे केस में आपका जो स्विच है उसको हम लोग बेसिकली कौन सा स्विच बोलेंगे, बाइपोलर स्विच बोलेंगे। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड वोल्टेज और ये रिवर्स वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है इन डेप्थ, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक में हमने पूरा इन डेप्थ डिस्कशन किया है। फॉरवर्ड वोल्टेज का मतलब क्या होता है और रिवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है। तो बाइपोलर स्विच ऐसे स्विच होते हैं जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो स्विच जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज दोनों को ब्लॉक कर सके, तो ऐसे जो स्विच होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर स्विच। और हम लोग स्विच किसको बोल रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ही स्विच बोल रहे हैं। सिमिलरली स्विच जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर पाए, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर पाए, तो इसका मतलब जो स्विच है वो कौन सा स्विच है, यूनिपोलर स्विच है। सिमिलरली स्विच अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर पा रहा है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर पा रहा है, तो इसका मतलब जो स्विच है वो कौन सा स्विच है, यूनिपोलर स्विच है। तो यहाँ पर ये बाइपोलर, अगर हम लोग किसी डिवाइस को बाइपोलर डिवाइस बोल रहे हैं, इसका मतलब वो डिवाइस में जो कंडक्शन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो रहा है। किसी डिवाइस को अगर हम लोग बाइपोलर स्विच बोल रहे हैं, इसका मतलब वो जो डिवाइस है वो फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज दोनों को ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो बाइपोलर है ये बेसिकली बाइपोलर डिवाइस है, मतलब ये जो बाइपोलर जो टर्म है वो डिवाइस के साथ एसोसिएटेड है, तो बाइपोलर डिवाइस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें BJT का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब ये ट्रांजिस्टर है। अब ये ट्रांजिस्टर होता है कि इसके बारे में मैं आपको थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें जो कंडक्शन जो होता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, तो यही रीज़न की वजह से जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली ट्रांजिस्टर होता क्या है, यहाँ पर आप देखो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर या फिर आप बोल सकते हो प्रोसेसर, और प्रोसेसर में आपको अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे और आपको लॉजिक गेट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारे के सारे जो लॉजिक गेट्स है, जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, तो आप जो लॉजिक गेट जो पढ़ोगे डिजिटल सर्किट में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, डिजिटल सर्किट में आपको बेसिकली मिलेंगे लॉजिक गेट। तो जब आप लॉजिक गेट पढ़ोगे तो जो लॉजिक गेट है वो कैसे ऑपरेट करता है, वो लॉजिक गेट किस तरीके से काम करते हैं, वो जो लॉजिक गेट होते हैं ये ट्रांजिस्टर के वजह से ही काम करते हैं। आपको बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिलेंगे आपके माइक्रो प्रोसेसर में,
और वो ट्रांजिस्टर की वजह से आपके लॉजिक गेट काम करते हैं। लॉजिक गेट आपका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आपकी जो डिजिटल सर्किट होती है वो आपको टास्क परफॉर्म करके देती है। तो जो ट्रांजिस्टर है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा बेसिकली ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके वजह से होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रांजिस्टर ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके वजह से आपके जो लॉजिक गेट है वो ऑपरेट करते हैं। लॉजिक गेट ही नहीं, जो ट्रांजिस्टर है उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे कि आप ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली जो ट्रांजिस्टर है आप उसको एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। एम्पलीफायर मतलब आप बेसिकली आपने देखा होगा माइक्रोफोन, अगर आप माइक्रोफोन में अगर कुछ बोलते हो, आपकी जो वॉइस है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, मगर आप लो वॉइस भी माइक्रोफोन में देते हो तो जो माइक्रोफोन का जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है माइक बेसिकली अगर हम लोग स्टेज पर अगर कोई सेमिनार परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली लगा होता है माइक पे अगर हम लोग स्लो से भी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ आती है। तो किसके वजह से आती है? एम्पलीफायर की वजह से आती है। और एम्पलीफायर में क्या लगा होता है? ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत मोटे मोटे तौर पर पता चल गया है कि जो ट्रांजिस्टर है वो होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम और सिमिलरली जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग स्विच के तौर पे भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग लॉजिक गेट को ऑपरेट करवा रहे होते हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू, या फिर जब लॉजिक गेट काम करता है ट्रांजिस्टर के हेल्प से, तो जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच के तौर पर काम करता है। जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच के तौर पर वर्क करता है। मतलब जब हम लोग ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन देखें लॉजिक गेट के साथ, तो जो ट्रांजिस्टर होगा वो स्विच के तौर पर काम करेगा। और अगर एम्पलीफायर में आप ट्रांजिस्टर को लगा दो तो जो ट्रांजिस्टर वो एम्पलीफिकेशन का काम करेगा। अभी एम्पलीफिकेशन क्या होता है, स्विच क्या होता है, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली आपको जो ट्रांजिस्टर जो मिलेगा वो दो टाइप का मिलेगा, एक NPN ट्रांजिस्टर मिलेगा और दूसरा जो ट्रांजिस्टर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा PNP। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये NPN जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आपको एक जगह N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा, फिर P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ पर और सिमिलरली PNP में आप देखो P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर उसके बाद P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। और ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसको हम लोग बेस एज्यूम करते हुए चलेंगे और सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ये NPN ट्रांजिस्टर के ही थ्रू, मतलब जो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है एज अ स्विच, एज अ एम्पलीफायर, तो सारा पूरा मतलब जो ट्रांजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग ये NPN ट्रांजिस्टर के रेस्पेक्ट में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग NPN ट्रांजिस्टर को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है इन कंपैरिजन विद PNP। अगर हम लोग एक सिंपल सा सिग्निफिकेंस कंसीडर करें, जो NPN ट्रांजिस्टर है इसमें हमें बेसिकली 2 N लेयर दिखाई दे रहे हैं। 2 N लेयर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब करंट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। करंट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इसका मतलब जो NPN ट्रांजिस्टर है इसका जो कंडक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो NPN ट्रांजिस्टर है इसको हम लोग बेस एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। और ये NPN ट्रांजिस्टर का सिग्निफिकेंस भी बहुत होता है। PNP का भी होता है मगर ये जो NPN है इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो NPN ट्रांजिस्टर है इससे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा? N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पर ये N और पावर में आपको 2 बार प्लस प्लस दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है बहुत हाईली डोप्ड है, वेरी हाईली डोप्ड। पावर में अगर आपको 2 बार प्लस प्लस दिखाई दे रहा है इसका मतलब वेरी हाईली डोप्ड। पावर में अगर आपको एक ही बार प्लस दिखाई दे रहा है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हाईली डोप्ड। और अगर पावर में आपको प्लस नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है कि मॉडरेटली डोप्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें N प्लस प्लस दिखाई दे रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा डोप होता है। ये N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो बीच में जो लेयर जो दिखाई दे रहा है कौन सा सेमीकंडक्टर लेयर है? P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर है। और ये P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो हाईली डोप्ड होता है, वेरी हाईली डोप्ड नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और यहाँ पर ये हमने जो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कंसीडर किया है ये बेसिकली मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मॉडरेटली डोप्ड N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोपिंग कंसंट्रेशन अलग अलग क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एमिटर। और यहाँ पर ये जो P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और यहाँ पर ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो एमिटर है उसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है।
सिमिलरली उससे कम जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो किसका होता है, बेस का, और सबसे कम डोपिंग कंसंट्रेशन किसका होता है, कलेक्टर का। तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है एमीटर का वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम डोपिंग कंसंट्रेशन बेस का होता है, और सबसे कम डोपिंग कंसंट्रेशन किसका होता है, कलेक्टर का होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए डोपिंग कंसंट्रेशन हमने ऐसा क्यों कंसिडर किया, सबसे ज़्यादा एमीटर का, उससे कम बेस का, उससे भी कम कलेक्टर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको ये ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन दिखाई दे रहा है, आपको 2 जंक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये J1 जंक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये J2 जंक्शन आप ये फिगर में देख सकते हो। यहाँ पर एक जंक्शन दिखाई दे रहा है और दूसरा जो जंक्शन है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हमने कंसिडर कर लिया J1 जंक्शन, और यहाँ पर ये जो जंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हमने कंसिडर कर लिया J2 जंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो बेसिकली होगा क्या, जो J2 जो जंक्शन है इसके अक्रॉस क्या क्रिएट होगा, इसके अक्रॉस डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा। ये J2 जंक्शन के अक्रॉस डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा। और यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये जो J2 जो जंक्शन है वो बेस लेयर में भी आ रहा है और कलेक्टर लेयर में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है इसके अक्रॉस जब डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा तो जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस रहेगी कलेक्टर साइड में वो ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो कलेक्टर है उसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कम है। हमने डिस्कस किया था इससे पहला, जिस भी लेयर का डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो लेयर में जो डेप्लेशन रीजन क्रिएट होता है और डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो बेस हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पर ये बेस का डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये बेस रीजन में जो डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी। और यहाँ पर ये एन रीजन में या फिर बोल सकते हैं कलेक्टर रीजन में जो डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो कलेक्टर है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन क्यों कम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया J2 जंक्शन जब ये रिवर्स बायस में रहेगा तो इसके अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी कलेक्टर लेयर में, क्योंकि कलेक्टर की थिकनेस कम है, और डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो कम होगी कौन से लेयर में, बेस लेयर में, क्योंकि जो बेस है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हम लोग बेस का डोपिंग कंसंट्रेशन कम रखते हैं और कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं तो बेसिकली होता क्या, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है J2 जंक्शन के अक्रॉस, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती वो बेस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा होती, मतलब डेप्लेशन लेयर बेस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा बनता, जिसके वजह से होता क्या, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये पूरा जो बेस है वो क्या हो जाता पूरी तरीके से, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो बेस लेयर हमें जो दिखाई दे रहा है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये जो बेस लेयर है पूरी तरीके से क्या हो जाता, पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाता और ये जो पी लेयर है वो बचता ही नहीं। तो आपको सिर्फ एन लेयर मिलता और यहाँ पर भी आपको एन लेयर मिलता। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो बेस लेयर होता है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ये जो एन लेयर होता है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, कलेक्टर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और सिमिलरली यहाँ पर ये जो कलेक्टर है इसका डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है, एक और एक रीज़न होता है इसका। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है पंच थ्रू ब्रेकडाउन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पंच थ्रू जो ब्रेकडाउन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन कम होने की वजह से। यहाँ पर ये पंच थ्रू ब्रेकडाउन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ट्रांजिस्टर में हमें दो तरीके के ब्रेकडाउन मिलते हैं। एक जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांच ब्रेकडाउन होता है और दूसरा जो ब्रेकडाउन होता है वो पंच थ्रू ब्रेकडाउन होता है, जिसके बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। तो जो कलेक्टर है उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन कम होने की वजह से होता क्या है, ड्यू टू लेस डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ कलेक्टर पंच थ्रू ब्रेकडाउन इंक्रीजेज। जो पंच थ्रू ब्रेकडाउन होता है उसकी जो वैल्यू वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो पंच थ्रू ब्रेकडाउन की वैल्यू इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जब ये J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, जब ये J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, किस तरीके से रिवर्स बायस में होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जब ये J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो ये जो रिवर्स वोल्टेज है आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक के वेरी कर पाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम तक के आपका जो ट्रांजिस्टर है वो काम करेगा और जल्दी से डैमेज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पंच थ्रू ब्रेकडाउन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि जो कलेक्टर है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कम होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कलेक्टर हमने जो कंसिडर किया, ये कलेक्टर लेयर जो होता है या फिर कलेक्टर रीजन, ये कलेक्टर की जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप ये वाली फिगर कंसिडर करो, जो कलेक्टर है उसकी जो थिकनेस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आपको एक्यूरेट फिगर में शो करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो जो कलेक्टर जो आपको जो दिखाई दे रहा है, कलेक्टर की जो थिकनेस है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो कलेक्टर की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है और ये जो बेस की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। और यहाँ पर ये जो एमीटर की जो थिकनेस होती है वो कलेक्टर के थिकनेस में थोड़ी कम होती है। मतलब सबसे कम जो थिकनेस होती है वो किसकी होती है, बेस की होती है। उससे थोड़ी ज़्यादा थिकनेस किसकी होती है,
एमिटर की होती है और सबसे ज़्यादा थिकनेस किसकी होती है, ये कलेक्टर की होती है। तो जो कलेक्टर है इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो कलेक्टर की थिकनेस ज़्यादा क्यों होती है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये कलेक्टर की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो एन टाइप मटेरियल हमने जो कंसिडर किया ये वेरी हाईली डोप्ड होता है। वेरी हाईली डोप्ड होता है इसका मतलब इसमें आपको जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो एमिटर है इसमें बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। तो जब आपका ट्रांजिस्टर काम करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करने लगेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करने लगेंगे। तो जब हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करने लगेंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो कलेक्टर है इसकी जो थिकनेस है ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, कलेक्टर की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से एक छोटे से रीजन में, कलेक्टर लेयर में एक छोटे से रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जिसके वजह से जो हॉट स्पॉट है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझे, जो कलेक्टर है इसका जो थिकनेस है इसको हम लोग ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जब एमिटर से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये कलेक्टर का एरिया ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन को जो एरिया जो मिलेगा, कलेक्टर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को जो एरिया जो मिलेगा फ्लो करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एरिया जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बेसिकली होगा क्या, एरिया जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जो रेसिस्टेंस है वो कम से कम होगा, और रेसिस्टेंस कम से कम होगा तो जो करंट है वो अच्छी तरीके से फ्लो कर पाएगा, और जो हीट है वो भी डिसिपेट नहीं होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, यहाँ पर ये जो कलेक्टर है इसकी जो थिकनेस है उसको हम लोग ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि जो कलेक्टर है वो बेसिकली हीट सिंक का काम करता है। अगर आपको टेक्निकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल वर्ड में कंसिडर कर सकते हो, कलेक्टर की थिकनेस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो कलेक्टर है बेसिकली हीट सिंक का काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो लेयर होता है, बीच वाला जो लेयर होता है, कौन सा लेयर होता है, यहाँ पर ये जो बीच वाला जो लेयर होता है ये होता है बेस लेयर, और जो बेस की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। बेस की थिकनेस नेग्लिजिबल क्यों होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो एमिटर है, एमिटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए कौन से टर्मिनल में जा रहा है, कलेक्टर में जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से कलेक्टर में जा रहा है, और यहाँ पर ये जो बीच वाला जो लेयर है वो कौन सा लेयर है, पी लेयर। और ये पी लेयर में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, पी लेयर में आपको बेसिकली बहुत सारे होल्स मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो यहाँ पर ये पी लेयर में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे होल्स मिलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो हमने जो बेस लेयर जो कंसिडर किया है इसकी जो थिकनेस है इसको हम लोग इसलिए कम रखते हैं, इमेजिन कर लेते हैं जो बेस लेयर है इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। अगर ये बेस लेयर की अगर थिकनेस अगर ज़्यादा होती तो जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाता तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ये पी लेयर में भी आता। तो जब इलेक्ट्रॉन पी लेयर में आता तो पी लेयर में आपको क्या मिलेगा, पी लेयर में आपको बहुत सारे होल्स मिलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से पी लेयर में आता, जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में आता तो बेसिकली होता क्या, बेस में बहुत सारे होल्स है, तो बेस में बहुत सारे होल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता, और रिकॉम्बिनेशन के बाद होता क्या, हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते, जिसके वजह से होता क्या, जो करंट का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ करने लगता है ट्रांजिस्टर में। तो यही रीज़न की वजह से जो बेस लेयर होता है उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम लोग कम से कम रखते हैं। बेस लेयर की थिकनेस कम रखने का रीज़न क्या हमने डिस्कस किया, बेस लेयर की थिकनेस अगर कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एमिटर से कलेक्टर में जाएंगे, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा बेस लेयर में, जिसके वजह से होगा क्या, जो करंट है वो प्रॉपरली फ़्लो करेगा। जो करंट है रिकॉम्बिनेशन रेट ज़्यादा नहीं होने की वजह से होगा क्या, आपका जो ट्रांजिस्टर है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो सिंपल वर्ड में आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर ये जो बेस लेयर है इसकी थिकनेस कम क्यों होती है, आप सिंपल वर्ड में कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जो बेस लेयर है उसकी थिकनेस इसलिए कम होती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगा तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा पी लेयर में। तो यही रीज़न की वजह से जो बेस लेयर है उसकी हम लोग थिकनेस कम से कम रखते हैं, और रिकॉम्बिनेशन कम होने की वजह से होगा क्या, आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा ट्रांजिस्टर में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो लेयर है इसको हम लोग एमिटर लेयर इसलिए बोलते हैं। यहाँ पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसको हम लोग एमिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, और यहाँ पर ये वाला जो सेमीकंडक्टर है वो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से कलेक्टर में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो।
तो यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करना है, आपको नोट डाउन करना है कि जो कलेक्टर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, बेस का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, एमीटर का डोपिंग कंसंट्रेशन, ये डोपिंग कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। एमीटर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद जो बेस का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा कम होता है, और सबसे कम जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है किसका होता है, कलेक्टर का होता है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो कलेक्टर है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, बेस की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन रेट कम होता है, और जो एमीटर की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द बेस। तो सबसे ज़्यादा थिकनेस कलेक्टर की, उससे कम थिकनेस एमीटर की, उससे कम थिकनेस किसकी, बेस की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर ये जो कलेक्टर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो भी ज़्यादा होता है, और ये कलेक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो चार्ज करियर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में। वो चार्ज करियर जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, तो बेसिकली होगा क्या, जो हॉट स्पॉट फॉर्मेशन है वो कम से कम होगा, और जो हीट डिसिपेशन है वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्रांजिस्टर के बारे में, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट डाउन करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया कलेक्टर का और जो कलेक्टर की जो थिकनेस है वो हम लोग ज़्यादा क्यों रखते हैं, हीट सिंक के लिए। और सिमिलरली 1 सेकेंड में आपको रिपीट करवा, कॉन्सेप्ट को रिकैप कर ले, अगर हम लोग यहाँ पर ये कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन हम लोग कम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो कलेक्टर लेयर है वहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर जो क्रिएट होगा, कलेक्टर लेयर के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा जब J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, तो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी कलेक्टर लेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये रीज़न की वजह से जो कलेक्टर है उसका डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है। और दूसरा जो रीज़न होता है डोपिंग कंसंट्रेशन कम होने का, वो होता है पंच थ्रू ब्रेकडाउन। पंच थ्रू ब्रेकडाउन इंक्रीज़ कर जाता है जब कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जो बेस है इसकी जो थिकनेस है इसको हम लोग कम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है चार्ज करियर का वो कम से कम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो कर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कंसिडर करें, तो ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल, सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग 2 तरीके से काम करवा सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग सबसे पहले स्विच के तौर पर काम करवा सकते हैं, और ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के तौर पर भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच विद नो मूविंग पार्ट। जो ट्रांजिस्टर है स्विच के तौर पर काम कर सकता है विद नो मूविंग पार्ट, और जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाई कर सकता है वीक सिग्नल। एम्पलीफिकेशन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। जो एम्पलीफिकेशन है वो बेसिक फंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है हम लोग ट्रांजिस्टर को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं एम्पलीफायर के तौर पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और यहाँ से हम लोग ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये है ट्रांजिस्टर, यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया एमीटर टर्मिनल, और यहाँ पर ये कलेक्टर टर्मिनल, यहाँ पर ये एमीटर लेयर, और यहाँ पर ये बेस लेयर, और यहाँ पर ये कलेक्टर लेयर। यहाँ पर ये NPN ट्रांजिस्टर हमने कंसीडर किया। यहाँ से ये बीच वाला जो लेयर है बेस लेयर, इसके थ्रू जो टर्मिनल निकाला गया है बेस टर्मिनल, और यहाँ पर ये वाला जो लेयर है वो एमीटर टर्मिनल, इसके थ्रू एमीटर लेयर, ये वाला N जो लेयर है वो एमीटर लेयर है, इसके थ्रू हमने एमीटर टर्मिनल निकाल लिया। और यहाँ पर ये वाला जो लेयर है वो कौन सा लेयर है, कलेक्टर लेयर है, और ये कलेक्टर लेयर के थ्रू हमने कलेक्टर टर्मिनल कुछ इस तरीके से निकाल लिया। अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बेस टर्मिनल, यहाँ पर ये P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और यहाँ पर ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इनकी हम लोग बायसिंग कर देंगे। मतलब यहाँ पर ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो P टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया। हमने डिस्कस किया था हमें ट्रांजिस्टर में बेसिकली कितने जंक्शन मिलते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर में हमें 2 जंक्शन मिलते हैं। एक जो जंक्शन होता है J1 जंक्शन, और दूसरा जो जंक्शन होता है वो होता है J2 जंक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, जो कलेक्टर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार पिन पॉइंट करवा रहा हूँ। जो कलेक्टर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन कम होने की वजह से होगा क्या, और ये जो बेस का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द कलेक्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर इन बेस इज़ लेस ड्यू टू मोर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बेस एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और सिमिलरली आप ट्रांजिस्टर का बैंड डायग्राम देखो, तो ट्रांजिस्टर का बैंड डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो बैंड डायग्राम के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये J1 जंक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये J2 जंक्शन दिखाई दे रहा है। तो दोनों जो जंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये J1 जंक्शन, और यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है वो J2 जंक्शन। तो यहाँ पर ये जो P लेयर हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया, और यहाँ पर ये जो N लेयर हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया। यहाँ पर हमने जो वोल्टेज जो प्रोवाइड किया है, ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेस एमीटर वोल्टेज।
यहाँ पर ये एमीटर और यहाँ पर ये बेस, दोनों के बीच में हमने ये वोल्टेज सोर्स लगाया। तो ये रीज़न की वजह से जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेस एमीटर वोल्टेज। तो ये बेस एमीटर वोल्टेज की वजह से बेसिकली होगा क्या, बेस करंट फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है J1 जंक्शन, ये कौन सी बाइसिंग में रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा या फिर रिवर्स बाइसिंग में रहेगा। तो यहाँ पर ये जो J1 जंक्शन हमने जो कंसिडर किया है ये बेसिकली फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पी लेयर है उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगाया है और जो एन लेयर है उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगाया है। तो जो J1 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बाइसिंग की वजह से होगा क्या, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा जो कि आपको ये डॉटेड लाइन शो कर रही है। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा जो कि आपको ये डॉटेड लाइन शो कर रही है। तो यहाँ पर ये जो करंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेस करंट, जिसको हमने शो किया IB से। यहाँ पर ये बेस करंट किसके वजह से फ्लो कर रहा है, बेस एमीटर वोल्टेज की वजह से। यहाँ पर ये जो बेस एमीटर वोल्टेज है आप इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जो बेस करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। हम लोग ये बेस एमीटर वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो जो बेस करंट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये करंट फ्लो होने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट है वो ये लूप में भी फ्लो होता है और जो करंट है वो ये एमीटर से कलेक्टर टर्मिनल की तरफ भी फ्लो होता है। जब हम लोग बेस पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और जब ये IB करंट फ्लो होता है तो यह IB करंट की वजह से करंट ये वाले लूप में भी कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगता है और जो करंट है वो ये एमीटर टर्मिनल से कलेक्टर टर्मिनल के तरफ भी कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगता है। क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो एमीटर टर्मिनल हमने जो कंसिडर किया एमीटर लेयर, यहाँ पर ये जो एमीटर लेयर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी हाईली डोप्ड हमने कंसिडर किया था, ये एमीटर लेयर होता है। तो यहाँ पर ये जो एमीटर लेयर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ये वाले लूप में होगा जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो बनेगा और कुछ जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ये वाले लूप में एमीटर से कलेक्टर के तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जो कि आपको ये डॉटेड लाइन शो कर रही है। ये डॉटेड लाइन आपको बेसिकली शो कर रही है करंट का फ्लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ये जो करंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर करंट। कौन सा करंट इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कलेक्टर करंट हमने जो कंसिडर किया है, जो कलेक्टर करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये बेस करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको कौन कौन से करंट मिल रहे हैं, दो करंट मिल रहे हैं। एक जो करंट है वो है बेस करंट और दूसरा जो करंट है वो कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर ये जो कलेक्टर करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेस करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर आप बेस करंट अगर आप जस्ट एज अ रफ एग्जांपल अगर आप बेस करंट अगर 2% प्रोवाइड करते हो तो जो कलेक्टर करंट होगा वो आपका 5% फ्लो करेगा। बेस करंट आप अगर 5% प्रोवाइड करते हो तो जो कलेक्टर करंट है वो 10% फ्लो करेगा। बेस करंट आप अगर 10% प्रोवाइड करते हो तो जो कलेक्टर करंट है वो 20% फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब जरा से भी आप बेस करंट प्रोवाइड करोगे तो हाई अमाउंट में आपको कलेक्टर करंट मिलेगा। और यही रीज़न की वजह से जो ट्रांजिस्टर है उसका जो एप्लीकेशन है वो हमें कहाँ पर मिलता है, एम्पलीफायर में मिलता है। तो एम्पलीफायर में हमें बेसिकली क्या मिलता है, ट्रांजिस्टर मिलता है। और हमें पता है एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर में हम लोग इनपुट में लो सिग्नल देते हैं, लो बेस करंट देते हैं और एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें हाई सिग्नल मिलता है। हम लोग जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले जैसे कि डिस्कस किया था, जो एम्पलीफायर का जो इनपुट है एम्पलीफायर या फिर जो माइक्रोफोन है उस पर हम लोग ज़रा सी भी हेलो बोलते हैं तो जो हेलो वो एकदम ज़ोर से सुनाया देता है। हम लोग स्लो से भी कुछ बोलते हैं। स्टेज पर जब सेमिनार होता है जब हम लोग माइक्रोफोन से स्लो से भी कुछ बोलते हैं तो बहुत ज़ोर की सुनाया देता है। तो हम लोग जो स्लो से जो बोल रहे हो बेसिकली है क्या, बेस करंट। और जो ज़ोर से आपको जो आवाज़ जो सुनाया आ रही है वो किसके वजह से, ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट के वजह से। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। हम लोग कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर है वह एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। जरा से भी आप बेस करंट प्रोवाइड करोगे तो कलेक्टर करंट आपको हाई मैग्नीट्यूड का मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर काम करेगा। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर का सिंबल कंसीडर करें तो जो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। बेसिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे पास दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। एक जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है PNP ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप देखो दोनों ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो आपको आइडेंटिकल ही मिलेगा, मगर डिफरेंस किसका होगा, ये एरो का। यहाँ पर ये जो आपको जो एरो जो दिखाई दे रही है इसका बेसिकली डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल। बीच वाला जो टर्मिनल है बेस टर्मिनल और नीचे वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरो है वो जिस भी टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड होती है तो जो टर्मिनल होता है कौन सा टर्मिनल होता है, एमीटर टर्मिनल होता है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो है वो ये नीचे वाले टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है। तो जो नीचे वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बेसिकली कौन सा टर्मिनल बोलते हैं? तो नीचे वाले टर्मिनल को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एमिटर टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो एरो है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। इसके पीछे का अगर हम लोग टेक्निकल कॉन्सेप्ट देखें तो हमें पता है जो करंट है वो हमेशा कैसा फ्लो करता है, P से N की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बेस होता है वो क्या होता है? P लेयर होता है इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो P से N की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यही रीज़न की वजह से जो एरो है वो बाहर की तरफ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये P लेयर और यहाँ पर ये N लेयर और यहाँ पर भी ये N लेयर, ये जो टर्मिनल है ये कलेक्टर है और ये बीच वाला टर्मिनल बेस और ये वाला जो टर्मिनल है वो एमिटर है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिंबल मिलेगा NPN ट्रांजिस्टर का। एरो अगर बाहर की तरफ होती है तो इसका मतलब NPN ट्रांजिस्टर। सिमिलरली जो PNP ट्रांजिस्टर है उसका जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। PNP ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो एरो होगी वो आपको अंदर की तरफ मिलेगी। तो यहाँ पर ये बीच वाला जो टर्मिनल है ये बेस, ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो है कलेक्टर और नीचे वाला जो टर्मिनल है वो एमिटर, क्योंकि ये जो एरो है वो ये वाले टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है। उसका मतलब ये जो नीचे वाला जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है? एमिटर टर्मिनल है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको ये जो एरो आप कैसे मेमोराइज़ करोगे? टेक्निकली आप अगर समझ जाते हो जो करंट है P से N की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें P से N की तरफ करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर ये जो एरो बाहर की तरफ है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें P से N की तरफ करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर ये जो एरो है वो अंदर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर ये N और यहाँ पर ये P, और यहाँ पर एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पर P और यहाँ पर ये N। तो आपको मिल जाए N P N और यहाँ पर ये P N P। और अगर आप देखो कुछ इस तरीके से आपको सिंबल मिलेगा NPN ट्रांजिस्टर का और यहाँ पर ये PNP ट्रांजिस्टर का। तो सिंबल को मेमोराइज़ करना एकदम आसान है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर के बैंड डायग्राम के बारे में बात करें तो जो ट्रांजिस्टर का जो बैंड डायग्राम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड, और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। और यहाँ पर आप देखो ये बेसिकली है, ये जो डार्क लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है फर्मी एनर्जी लेवल। यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप आपको जो शो कर रही है बेसिकली है क्या? ये है फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है। इसका मतलब ये जो बैंड डायग्राम है कौन से सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे, उसका मतलब यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है वो किसका है? P टाइप सेमीकंडक्टर का। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है। ये इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर आपको फर्मी एनर्जी लेवल मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है किसका? एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है। तो कुछ इस तरीके से आपको बैंड डायग्राम मिलेगा ट्रांजिस्टर का। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बेसिकली दो जंक्शन मिल रहा है, यहाँ पर ये J1 जंक्शन और यहाँ पर ये J2 जंक्शन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो J1 जो जंक्शन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेस एमिटर जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये एमिटर और ये बेस के बीच में ये जंक्शन आ रहा है J1 जंक्शन। तो यही रीज़न की वजह से जो J1 जो जंक्शन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेस एमिटर जंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो J2 जो जंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो J2 जो जंक्शन है वो P लेयर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, या फिर बोल सकते हैं बेस, और यहाँ पर ये जो कलेक्टर जो दिखाई दे रहा है उसके बीच में J2 जंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये J1 जंक्शन, यहाँ पर ये जो J1 जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये एमिटर और बेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो J1 जो जंक्शन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एमिटर बेस जंक्शन। यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है J2 जंक्शन, ये कलेक्टर और बेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, J1 जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन और J2 जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो J1 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो सकता है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में हो सकता है। तो जब J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो जो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मोड। तो उसी के बारे में हमें बात करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पहला वाला एग्जांपल है तो इसको हमने इन डिटेल कंसीडर किया थोड़ा डीप में। यहाँ पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगाया, P टाइप सेमीकंडक्टर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगाया। तो ये जो J1 जो जंक्शन है कौन सी बायसिंग में रहेगा? फॉरवर्ड बायसिंग में या फिर रिवर्स बायसिंग में? तो जो J1 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। यहाँ पर ये जो P लेयर है इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया और जो N लेयर है उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है वो कौन सी बायसिंग में रहेगा? जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स बायसिंग में रहेगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में, J2 जंक्शन रिवर्स बायसिंग में।
G2 जंक्शन रिवर्स बायसिंग में क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पी वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है एंड पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, तो ये रीज़न की वजह से जो G2 जंक्शन हमने जो कंसिडर किया है ये बेसिकली कौन सी बायसिंग में रहेगा, ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, G2 जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होता है, तो जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में होता है, एक्टिव मोड में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और जब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, तो ऐसे केस में जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में रहेगा, एक्टिव मोड में रहेगा। तो आप इसको कैसा मेमोराइज़ करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले वाले जंक्शन को देखना है या आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। फॉरवर्ड बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट फर्स्ट आया और उसको ग्रेड ए मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको ये पहला जंक्शन नोटिस करना है। पहला जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में तो इसका मतलब एक्टिव मोड, पहला जंक्शन अगर रिवर्स्ड बायस में तो इसका मतलब कौन सा मोड आ जाएगा, पहला जंक्शन अगर रिवर्स्ड बायस में तो कौन सा मोड हो जाएगा, इन्वर्स एक्टिव मोड हो जाएगा। और ये पहला वाला जंक्शन और दूसरा वाला जंक्शन, ये दोनों जो जंक्शन है अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होते, J1 भी फॉरवर्ड बायस में, J2 भी फॉरवर्ड बायस में, तो इसका मतलब कौन सा मोड हो जाएगा, सैचुरेशन मोड हो जाएगा। J1 भी रिवर्स बायस में और J2 भी रिवर्स बायस में, तो इसका मतलब कौन सा मोड हो जाएगा, कट ऑफ मोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो J1 जो जंक्शन है वो कौन से बायस में, J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तो कौन सा मोड रहेगा, एक्टिव मोड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो J1 जो जंक्शन है अगर ये भी फॉरवर्ड बायस में रहता है और यहाँ पर ये J2 जंक्शन ये भी अगर फॉरवर्ड बायस में रहता है, तो कौन सा मोड रहेगा, सैचुरेशन मोड रहेगा। बेस एमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में, तो कौन सा मोड रहेगा, सैचुरेशन मोड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो J1 जो जंक्शन है अगर ये रिवर्स बायस में रहता है और J2 जंक्शन भी रिवर्स बायस में रहता है, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में, तो आपका डिवाइस कंडक्ट करेगा क्या, ऑब्वियसली आपका डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा। डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा इसका मतलब ट्रांजिस्टर का कौन सा मोड रहेगा, कट ऑफ मोड रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब बेस एमिटर जंक्शन J1 रिवर्स बायस में रहेगा, कलेक्टर बेस जंक्शन J2 ये भी रिवर्स बायस में रहेगा, तो कौन सा मोड होगा, कट ऑफ मोड। सिमिलरली अगर हम लोग देखें एमिटर बेस जंक्शन, यहाँ पर ये जो J1 जो जंक्शन है रिवर्स बायस में और J2 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में, एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो आपको कौन सा मोड मिल जाएगा, इन्वर्स एक्टिव मोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको मेमोराइज़ करना एकदम इजी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया मोड। एमिटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में, तो कौन सा मोड, सैचुरेशन मोड। एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में, कट ऑफ मोड। सिमिलरली एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में, एक्टिव मोड। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, एमिटर बेस जंक्शन, ये एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो कौन सा मोड रहेगा, इन्वर्स एक्टिव मोड रहेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर नोटिस क्या करना है, आपको J1 जंक्शन नोटिस करना है, पहला वाला जंक्शन नोटिस करना है। पहला वाला जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में रहा तो इसका मतलब एक्टिव मोड, पहला वाला जंक्शन अगर रिवर्स बायस में रहा तो इन्वर्स एक्टिव मोड, और पहला वाला जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में रहता है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला रिवर्स में रहेगा, और पहला अगर रिवर्स में रहता है तो दूसरा फॉरवर्ड में रहेगा। और अगर दोनों रिवर्स बायस में इसका मतलब कट ऑफ मोड और दोनों फॉरवर्ड बायस में इसका मतलब कौन सा मोड है, सैचुरेशन मोड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है, जब BJT एक्टिव मोड में होगा, तो ऐसे केस में जो BJT उसका जो एप्लीकेशन होगा वो हमें एम्पलीफिकेशन में मिलेगा। मतलब जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अगर हम लोग BJT को अगर हम लोग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो BJT वो कौन से मोड में काम कर रहा है, एक्टिव मोड में काम कर रहा है। BJT को हम लोग ऑसिलेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेशन एप्लीकेशन में अगर हम लोग BJT को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो BJT है वो कौन से मोड में काम कर रहा है, सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है। अगर हम लोग देखें BJT को हम लोग स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो BJT है वो कट ऑफ और सैचुरेशन दोनों मोड में काम कर रहा है। कट ऑफ मोड में जो BJT वो कैसा हो जाता है, ऑफ स्टेट में आ जाता है, और यहाँ पर ये सैचुरेशन मोड में जो BJT है वो ऑन स्टेट में रहेगा। तो अगर स्विचिंग एप्लीकेशन में अगर हम लोग स्विचिंग एप्लीकेशन के एज अ स्विचिंग एप्लीकेशन अगर हम लोग BJT को यूज़ कर रहे हैं तो जो BJT वो कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड में रहेगा। और कट ऑफ मोड में अगर BJT होता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ मोड में दोनों जो जंक्शन होते हैं वो रिवर्स बायस में होते हैं, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में, इसका मतलब जो डिवाइस है वो ऑफ होगा। तो जब डिवाइस ऑफ होगा तो आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है अलग अलग मोड में। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो BJT होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो बेस एमिटर वोल्टेज है उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बेस करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो बेस एमिटर वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेस करंट को कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है।